तो चलो भाई, किसी ने क्या खूब कहा है कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। और अगर टॉप करना चाहते हो अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, तो बाबू खुद को किसी से कम मत समझो, खुद को किसी से कम मत समझो। अपनी सोच को, पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। तो आज जो है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 11 यानी कि जैक बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, जो आपका भैया 26 फरवरी को होना है। कितना फरवरी को? 26 फरवरी को। तो इसी को देखते हुए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट जाके लड़ेगा। यहीं से जो भी क्वेश्चन बताएंगे बस एकदम सेम आएगा, एकदम सेम सेम आएगा बाबू। अभी से लेकर 3-4 वीडियो आपको जाने वाला है। अगर ये 3-4 वीडियो डेली रेगुलर देख लोगे, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप धुआं धुआं कर दो, गारंटी है। आप देख सकते हो कि 12 क्लास का फिलहाल एक वीडियो बनाए थे, आप जाके पहले प्ले लिस्ट में देख लेना। उसमें बताए थे 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। उसमें बोले थे कि इस वीडियो से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन लड़ेगा, 7 से 10 नंबर। आप देख सकते हो कि 8 मिनट का वीडियो से 10 नंबर लड़वा दिए। अभी वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अभी जो आपको बता रहे थे 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यू डोंट फियर बिकॉज़ आई एम हियर। आपको ऐसा कंसेप्ट देने वाले हैं, बीच बीच में ऐसा समझा देंगे कि डायरेक्ट वीडियो देख के जाओगे ना, एग्जाम को फाड़ के आओगे। गारंटी है बाबू, पूरा गारंटी है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। समझो, आज के वीडियो में सबसे पहले जो हम लोग 2025 का जो है मॉडल सेट लेकर आए हैं। 2025 में अभी 2026 का मॉडल सेट ठीक से भैया रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, कमिंग सून लिखता है नेट पर। तो अभी हम लोग 2025 करने वाले हैं और यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन आता है। और साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। ठीक ना, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, एक कॉपी कलम लेके बैठना है। ठीक ना, चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बाबू, पूरा तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आयुपेक नेम। आयुपेक नेम पूछ दिया। बहुत आदमी इसको बोलता है आयुपीसी। क्या बोल देता है? आयुपीसी। तो ये आपका आयुपेक नेम है। सबसे पहले पूछ दिया व्हाट इज आयुपेक नेम, और आपको एक यहाँ पर कंपाउंड दे दिया है CH3 CH2 CH2OH। बाबू देखो, जब भी आपको आयुपेक नेम लिखना रहेगा ना, तो आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या करना, चेन चुनना। आयुपेक नेम देखो कोई भी दे दे, दुनिया संसार का 11 से लेकर IT एडवांस तक का एकदम धुआं धुआं कर दो। सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि बाबू जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपेक नेम लिखने के लिए दे दिया, बस कुछ नहीं करना, प्यार से आपको मुस्कुराना है और पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनना। पहला काम क्या करना है? लंबा चेन चुनना, लंबा चेन चुनना। उसके बाद आपको सिखाए थे कि बेटा दूसरा काम जो करना है वो नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग। आपको दूसरा काम करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहां से करोगे? देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कहां से नजदीक है उसको एक मान लेना। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर देखो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक है, वो भी नहीं है, देखो ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक है। अगर वो भी नहीं है तब देखो बेटा कि ब्रंचवा जो झूलल लटंगल रहता है चैनम, वो कहां से नजदीक है। और तीसरा चीज बताए थे कि आपको लगा देना है PWS, यानी कि सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स लिखना है। ठीक है, आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन को तहस नहस करते हैं। तो देखो यहाँ आपको दे दिया है, पहले अपने भाषा में लिख लो। यहाँ पर दे दिया आपको CH3 CH2 फिर CH2 और यहाँ दे दिया OH। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनना है कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखो बाबू लंबा चेन एक एक तो है, ये है हम लोग के पास। देखो ये, तो ये लंबा चेन बन गया। कार्बन कार्बन के बीच में चुनना है, OH को मत डाल देना। उसके बाद देखो दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था हम लोग का नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। देखो अगर लेफ्ट साइड से जाओगे तो आपका, देखो अगर लेफ्ट साइड से जाओगे, लेफ्ट साइड से 3 नंबर में OH मिलेगा। लेकिन अगर आप राइट साइड से आते हो तो भैया 1 नंबर में फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, अल्कोहल। तो यहाँ आपको मान लेना है 1, इसको 2 और इसको 3। उसके बाद नाम लिखने के लिए आपको क्या बोले थे कि PWS लगाना, यानी कि सबसे पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स लिखना। बेटा देखो मेन चेन के अलावा साइड चेन कुछ इथाइल मिथाइल लटंगल है नहीं, तो P तो आपका आएगा नहीं, डायरेक्ट आएगा W माने वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो टोटल कितना कार्बन है? 3 गो। तो 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोप। तो हो जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड इसलिए लगेगा ANE। और अल्कोहल के नंबर में है? अल्कोहल आपका 1 नंबर में है, कार्बन नंबर 1 पर चिपकल है, तो लिखेंगे 1 नंबर पर है OLE। ठीक है, आप लोग को सिखाए थे कि दो को भावो भैंसुर पास में नहीं रह सकते हैं। आपको बताए थे कि ई के जस्ट बाद अगर A E I O U ये सब आ गया तो पीछे वाला ई को आपको क्या करना है? डिलीट कर देना है। तो देखो यहाँ
ओ के जस्ट पहले आ गया है बेटा, ध्यान से देखो वॉवेल, देखो ओ से जस्ट पहले यहाँ ई आ गया, तो यहाँ से क्या करना है कि ई को आपको हटा देना है। क्या करना है? ई को आपको यहाँ से रिमूव करना है। और ई को जब आप यहाँ से हटा दोगे, देखो ई को हटा देना है। और एक एक को भी नहीं लिखा जाता है, एक को नहीं लिखा जाता है। ऐसे समझो तुम अकेले ट्यूशन चल गया पढ़ने के लिए, अकेले ट्यूशन चल गया, आपका बैच में टोटल 40-45 बच्चा पढ़ता था, तुम अकेले ट्यूशन चल गया पढ़ने, तो मास्टरवा क्या बोलेगा कि यार तुम अकेले आया, घूम के चल जा बाबू, कल थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है, अकेले नहीं पढ़ाएंगे। तो उसी तरह से एक को हम लोग छोड़ देते हैं। तो फाइनली इसका नाम क्या होगा बाबू? इसका नाम हो जाएगा PROPANOL, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कहाँ पर है भैया? कहाँ पर है? आंसर देखो सी नंबर में, सी नंबर में। तो इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, किसी का भी, ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दे दिया द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन। पूछ रहा है कि देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग जानते हैं कि भैया हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, नाम में रखा है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, मतलब वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये बात सभी लोग को पता होगा, ठीक है, इसको ये बात पता होगा भाई। आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है भैया, यहाँ दे दिया इथीन। इथीन का मतलब हुआ इथ माने दो कार्बन, इथ माने दो कार्बन, और इन माने डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ए नंबर में, ठीक है। देखो बी नंबर में क्या दिया? इथाइन। इथ माने दो कार्बन और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको सी, सी में दे दिया भैया बेंजीन। क्या दे दिया है? बेंजीन। यहाँ दे दिया आपको बेंजीन, सी में दे दिया बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। और डी में आपको दे दिया क्या? इथेन। इथेन का मतलब दो कार्बन और सिंगल बॉन्ड, ये यानी का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इस तरह से है, तो बाबू जानते हो कि दो बॉन्ड बनाया तो इसको दो हाइड्रोजन मिलेगा, इसको भी दो मिलेगा, क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो दो बनाया, दो को घटल था इसलिए दो दे दिया हाइड्रोजन। यहाँ देखो, यहाँ पर कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, एक घटल है, इसको H देंगे और इसको भी हम लोग H देंगे, ठीक है। यहाँ देखो एक बॉन्ड बनाया कार्बन, तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, इसको भी हम लोग 3 हाइड्रोजन देंगे, ये बात सबको पता होगा। अब बोल रहा है कि सबसे पहले कौन, यहाँ से सबसे पहले कौन मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास जल्दी रिएक्शन करने के लिए कौन जाएगा? यहाँ से बोल रहा है कि इथेन जाएगा डबल बॉन्ड वाला, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन जाएगा, या फिर बेंजीन जाएगा, या फिर इथेन जाएगा। देखो बाबू, जब आप लोग को पढ़ाए थे तो बताए थे कि अल्केन जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। अब सिंगल बॉन्ड है इसलिए टूटता नहीं है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद बेंजीन देखो, अगर बेंजीन का अगर तुम तोड़ोगे, अगर ब्रोमीन इसमें ऐड करोगे, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड जब ब्रोमीन का तोड़ोगे तो इसका क्या होगा? रिजोनेंस खत्म हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं करवाना है। अब देखो बच गया एगो आपका इथीन और एगो इथाइन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका जो इथीन है, इथीन इथीन ETHENE, इथीन आपका मोर रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन के साथ जो होता है आराम से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इथीन, मतलब ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा इथीन। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पूछा है द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी पूछ दिया एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल, 5 मोल सोल्यूट इन 2 लीटर सॉल्यूशन। देखो बाबू, आप लोग मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हो, नहीं जानते हो तो इसको सीख लो, एक क्वेश्चन तो 100% आना है। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन ऑन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेना हो लीटर में लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि भैया हम लोग को देखो मोलरिटी निकालना है, मतलब m निकालना है, और m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल, यानी कि n/v, वॉल्यूम जो लेना है आपको लीटर में लेना है। तो देखो क्वेश्चन में दिया है मोल, दिया हुआ है 5 मोल, तो देखो सबसे पहले मोल की जगह में हम 5 पुट करेंगे और नीचे रख देंगे 2 लीटर दिया हुआ है, तो देखो 2 लीटर है तो लीटर भी रखा है 2 दे देंगे, और 5 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली आपका आधा है 2.5 m आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर निकलेगा बाबू 2.5 कहाँ है भैया? ए नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो मोलरिटी निकालने के लिए क्वेश्चन पक्का आता है परीक्षा में, ठीक है, मोलरिटी या फिर नॉर्मलिटी, ये दो में एगो पक्का पूछता है 11 क्लास में, ठीक है। तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी अगर नहीं निकालने जानते हो मोल फ्रैक्शन तो सीख लो, ऐसी तो 11 में खास करके मोलरिटी याद आता है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पूछा है व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला, पूछ रहा है इंपेरिकल फार्मूला क्या है, या कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, मतलब इंपेरिकल फार्मूला पूछ लिया आपको, 40% कार्बन दे दिया है, 6.7% आपको हाइड्रोजन दे दिया है,
और 53.3% ऑक्सीजन दे दिया है। बाबू आप लोग को बताए थे कि जब भी इंपेरिकल फार्मूला क्वेश्चन में निकालने के लिए दे देगा तो भैया आपको देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले बिंदास मुस्कुराना है। क्या करना है? बिंदास मुस्कुराना है। और सबसे पहले आपको सबसे पहले कॉलम बनाना है। एक कॉलम, उसके बाद दो कॉलम, उसके बाद तीन कॉलम, उसके बाद चार कॉलम। ये चार कॉलम आपको बना लेना है, ठीक है। अब चार कॉलम बनाने के बाद क्या होगा समझो। सबसे पहले जो एलिमेंट में दिया है, जैसे देखो एलिमेंट दे दिया है कि कार्बन 40%, तो एलिमेंट में एक साइड में लिख लेना। सबसे पहले लिख लिया कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। कितना दिया है सेकंड कॉलम में उसका परसेंटेज लिखना, ठीक है। कार्बन आपको दिया था 40%, तो बगल में लिख दिया 40%। हाइड्रोजन आपको दिया था 6.7, तो 6.7%। उसके बाद ऑक्सीजन दिया था आपको 53.3, तो ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या करना है, जितना परसेंटेज दिया है, जितना परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया है, उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, यानी कि मोल निकाल लेना। तो देखो यहाँ 40% दिया था और कार्बन का कितना होता है 12, तो 40 में 12 से भागा लगाओगे तो 3.33 आएगा। उसी तरह से सेकंड में करना, आपका क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया था 6.7 और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, 1 से डिवाइड किए तो फाइनली 6.7 आपका निकलेगा मोल। उसके बाद थर्ड में भी दिया था कि भैया ऑक्सीजन जो है आपका 53.3% है, और इसको हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो इसमें 16 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी आपका 3.33 आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला कॉलम में क्या करना है, लिस्ट रेशियो निकालना है। लिस्ट रेशियो मतलब जो आपका अभी डिवाइड करके जो वैल्यू आया है सबसे पहले रख देना। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आपका सबसे कम होगा, जैसे देखो यहाँ 3.33 है, उसके बाद क्या है यहाँ 6.7, यहाँ 3.33, इसमें सबसे कम कौन है, इसमें सबसे कम है 3.33, तो सब में 3.33 से आपको डिवाइड कर देना, यानी कि भागा लगा देना है। तो देखो यहाँ 3.33 था, इसमें भागा लगा दिए, तो इसमें देखो एक निकला होल नंबर रेशियो। अगर इसी तरह से 6.7 को अगर 33 से भागा लगाओगे तो 2 निकलेगा, और 3.33 को 3.33 से भागा लगाओगे तो 1 निकलेगा। देखो इस डेटा को देखते हुए हम लोग को पता चल गया कि भैया यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ देखो कि सबसे पहले कार्बन के बगल में कितना लिखल है 1, मतलब C1। उसके बाद देखो हाइड्रोजन के बगल में कितना निकला है, देखो 2, तो यहाँ जो होगा C1H2। उसके बाद देखो यहाँ ऑक्सीजन है लास्ट में, और ऑक्सीजन के बगल में कितना वो 1, तो ऑक्सीजन 1। और हम लोग जानते हैं कि 1 को हम लोग नहीं लिखते, 1 को नहीं लिखते, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा CH2O। तो ये आपका निकल गया फाइनली इंपेरिकल फार्मूला। तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा इंपेरिकल फार्मूला निकालने का, इसी तरह से निकालना। आप देख सकते हो निकालनी है CH2O, कहां पर है ए नंबर में, देखो CH2O, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगता है कि 2026 में आपका आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो किस तरह से निकालना है। तो 4 कॉलम बनाना है, एक कॉलम में सबसे पहले आपको एलिमेंट लिखना है, जो जो एलिमेंट दिया है, उसका सेकंड कॉलम में उसका सबका परसेंटेज बगल में रखना है, और अगला में क्या करना है कि जितना परसेंटेज दिया है एटॉमिक मास से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा उसको अगला फ्रैक्शन में लिस्ट रेशियो निकाल लेना। जो वैल्यू आया है जो सबसे कम रहेगा उसमें उससे सब में डिवाइड कर देना। उसके बाद एक होल नंबर निकलेगा और आराम से इंपेरिकल फार्मूला आप यहाँ से बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल 3, सेल 3 में कितना ऑर्बिटल पाया जाएगा। देखो भैया आप लोग को जब हम सिखा रहे थे क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे, क्वांटम नंबर, तो वहां सिखाए थे कि ऑर्बिटल अगर निकालना है तो ऑर्बिटल निकालने के लिए एन स्क्वायर फार्मूला लगा देना। क्या लगा देना, एन स्क्वायर फार्मूला लगा देना। जैसे क्या बोला कि सेल नंबर 3, तो एन बराबर होता है सेल नंबर, जो एन जो डिनोट करता है उस सेल नंबर को डिनोट करता है। तो थर्ड सेल में पूछा है इसीलिए एन पुट कर देंगे, एन बराबर 1, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि आपका जो है थर्ड सेल में आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना ऑर्बिटल मिलेगा आपको, 9 ऑर्बिटल मिलेगा। विश्वास नहीं तो छाप के भी देख लो, आपको छापने के लिए भी सिखाए थे कि भैया सबसे पहले बीच में रहता है एगो न्यूक्लियस, और इसके चारों कण रहता है इस तरह से सेल, क्या रहता है सेल, ये बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सेल को के बोलते हैं, उसके बाद एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। ये आप जानते हो। के सेल को हम लोग एन बराबर ऑन से डिनोट करते हैं, एल सेल को एन बराबर 2 से, और इसको एन बराबर 3 से, और 4 सेल को एन बराबर 4 से। ये भी बताए थे कि सेल नंबर में एक सब सेल होता है एस, दूसरा में 2 होता है, एगो एस और पी, तीसरा में 3 सब सेल होता है एस पी और डी, चौथा में 4 होता है बाबू एस पी डी और एफ। आप लोग को ये भी सिखाए थे कि s का जो होता है एक ऑर्बिटल होता है। तो देखो एक ऑर्बिटल s का होता है, p का टोटल कितना होता है 3 ऑर्बिटल, तो 3। तो देखो
उसके बाद s का एक ऑर्बिटल होता है, p का कितना होता है, p का आपका भैया 3 ऑर्बिटल होता है, d का कितना होता है, d का आपका 5 ऑर्बिटल होता है, 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो देखो हम लोग को किस में पूछा ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या 3 में, n बराबर 3 में पूछा है, n बराबर 3 यानी कि सेल नंबर 3 में। देखो सेल नंबर 3 को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और इसमें देखो टोटल ऑर्बिटल कितना है, s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 और d का 5, टोटल 9। देखो फार्मूला से भी निकालोगे फिर भी 9 आएगा, आप इस तरह से भी गिनोगे तो इस तरह भी 9 आएगा, ठीक है। तो परीक्षा में कभी-कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि n बराबर 2 का मतलब क्या होता है, l m n, तो याद रखना कि n बराबर 1 का मतलब होता है k सेल, n बराबर 2 का मतलब होता है l सेल, n बराबर 3 का मतलब होता है m सेल, और n बराबर 4 का मतलब होता है n सेल। ये बात बाबू जरूर पता रखना, परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलो अगला देखो, यहाँ छठा में दे दिया है द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल हम लोग को पूछ लिया NH3 का, ठीक है, कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। देखो NH3 का स्ट्रक्चर अगर आप छापोगे तो इस तरह से छपाता है, आप लोगों को पता होगा, इस तरह से, इस तरह से बाबू छपाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जो है बॉन्ड एंगलवा को क्या करता है कि दबा देता है। यहाँ जो नाइट्रोजन से 3-3 को बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन का, लोन पेयर इस बॉन्डमेंट को दबा देता है, ठीक है। और दबाने की वजह से क्या होता है कि इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। देखो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के बताते हैं। तो देखो अगर 3 गो बॉन्ड पेयर यहाँ है, 3 गो देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो टोटल 4 आया, और 4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। आप लोग को सिखाए थे, ये बतवा याद रखना कि अगर 2 आया, 2 को हम लोग बोलते हैं sp, अगर 3 गो है तो 3 आ गया तो इसको बोलते हैं sp2, और अगर 4 आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं sp3। ये बात बताए थे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के अगर 2 गो है तो हम लोग क्या बोलते हैं sp, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के 3 गो आ गया तो sp3, 4 गो आ गया, 3 गो आ गया तो sp2, 4 गो आ गया तो sp3, ठीक है। अब बाबू देखो अगर इसका तब जान गया कि हाइब्रिडेशन अगर पूछ लेगा NH3 का क्या होगा sp3। तो देखो अगर शेप पूछ लिया परीक्षा में, कभी कभी शेप पूछ लेता है, शेप कैसे बताओगे कि शेप भैया इसका होता है ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल देखो कैसे, पिरामिडल कैसे होता है समझो। यहाँ पर जो बॉन्डवा है नाइट्रोजन ई वाला, यहाँ देखो यहाँ से ई वाला मिला दो और इसको ई वाला मिला दो, और जब भी हम लोग यहाँ से शेप देखते हैं तो लोन पेयरवा को भूल जाते हैं, लोन पेयरवा को ढक देते हैं। तो लोन पेयरवा ढक देंगे तो पिरामिड जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। अब इसमें होता क्या उसको समझो। इसमें क्या होता है कि लोन पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 सेकंड से आपका कम हो जाता है, ठीक है। देखो ऐसी भी sp3 जिसका हाइब्रिडेशन होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 109 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। लेकिन देखो जब लोन पेयर रिपल्सन किया तो इसका बॉन्ड एंगल घट गया और फाइनली घट के 107 डिग्री हो जाता है। तो इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमोनिया से एक क्वेश्चन आपको मतलब डायरेक्ट दे देगा, या तो परीक्षा में पूछ देगा कि अमोनिया के पास लोन पेयर की संख्या बताओ, तो याद रखना कि अमोनिया के पास भैया लोन पेयर की संख्या कितना है, लोन पेयर बराबर 1। अगर बॉन्ड पेयर की संख्या बोल दिया तो बॉन्ड पेयर बराबर 3 पूछ बोल देना, ठीक है। अगर आपको बॉन्ड एंगल पूछ दिया, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 107 डिग्री, ठीक है। अगर आप हाइब्रिडेशन पूछ दिया तो क्या बोलना sp3, और अगर आपको शेप पूछ दिया तो क्या बोलना ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों में देखना, तो 2026 में एक क्वेश्चन 100% लड़ेगा, ठीक ना। चलो अगला 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है द हीट रिलीज, बोल रहा है कि हीट कितना रिलीज होगा, कितना निकलेगा, कितना एग्जिट होगा व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, जब 1 मोल वाटर बनेगा। कंबसन रिएक्शन इज, तो कंबसन रिएक्शन के द्वारा। देखो भैया हम लोग जानते हैं कि परीक्षा में पूछा है कि कितना, हम लोग को क्या पूछा है कि कितना जो है हीट रिलीज होगा, कितना हीट जो है रिलीज होगा जब एक मोल बनेगा H2O। देखो भैया H2O कैसे बनेगा, हम लोग जानते हैं कि H2O कैसे बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। तो देखो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, और जब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है H2O, और इस केस में जो है आपका माइनस 285 किलो जूल पर मोल आपका यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कितना यहाँ से रिलीज होगा, तो आपका होगा 285। कहाँ है भैया बी नंबर, ये आपको रट लेना, ये वैल्यू रट लेना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जब भी वाटर का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से माइनस 285 किलो जूल निकलता है। अब कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि ये कौन प्रकार का रिएक्शन होगा, तो जब भी नेगेटिव साइन लगल रहेगा, नेगेटिव माने रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब अपने थ्रू से किसी रिएक्शन में हीट डालते हैं
तो इसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं। और जिस रिएक्शन में ऑटोमेटिक हीट निकलता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो जब हम लोग H2 और O2 को मिलाएं तो वाटर बना और यहाँ से -285 किलो जूल पर मोल हीट निकला, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बाबू, इसको ध्यान दो, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, ध्यान देना, यहाँ जैसे आपके लिखा है CaCO3, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, जब इस पर आप हीट डालोगे तो यहाँ टूट जाता है CaO, ठीक है, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, ठीक है ना, CaO प्लस CO2 में आपका टूट जाता है। तो देखो जब ये टूट गया ना, टूट गया, तो इस केस में हम लोग बाहर से हीट दे रहे हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हम लोग को बाहर से हीट देना पड़ रहा है। तो ऐसे रिएक्शन में जो बाहर से हीट देना पड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। तो आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ बतेले जा रहे हैं, ज्ञान की बात बतेले जा रहे हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसको तुम तहस नहस कर पाओ, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान भी रखना है। चलो अगला 8वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा है था कंजुगेट एसिड ऑफ H3, कंजुगेट एसिड पूछ लिया। आप लोग को सिखाए थे, आप लोग को जो मेरा ऑफलाइन बच्चा है वो जानता है कि कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस जोड़ देना, H प्लस जोड़ देना, और बेस बनाने के लिए, कंजुगेट बेस बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल दिया है उससे H प्लस को निकाल देना। तो हम लोग को एसिड बोला है, तो देखो पूछा था कि कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो भैया जो हम लोग को दिया है HCO3 माइनस, उसमें H प्लस को जोड़ दो, और H प्लस को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? H2CO3, तो यही आपका बन जाएगा कंजुगेट एसिड। अगर यही बेस बोलता तो H निकाल देते हैं, ठीक है। तो एसिड बोला तो H जोड़ दिए और बन गया फाइनली H2CO3, तो ये आपका कंजुगेट एसिड बन गया। आंसर कहाँ है भैया? बी नंबर, देखो आपका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन यही आपको अगर क्वेश्चन चेंज कर देता परीक्षा में, कभी कभी चेंज कर देता है, जैसे आपको दे दिया है HCO3 और माइनस, अब आपको परीक्षा में इसका पूछ दिया कंजुगेट बेस क्या होगा, कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए हाइड्रोजन एगो यहाँ निकाल देना। तो देखो अगर HCO3 में माइनस है, इससे अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे, हाइड्रोजन जब भी निकलता है तो प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है माइनस छोड़ के, अगर हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा? CO3, और एक चार्ज देखो, एक नेगेटिव पहले था और एक नेगेटिव, और हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकला तो एक नेगेटिव और दे दिया, तो फाइनली तो बन गया CO3 में -2 चार्ज, यानी कि कार्बोनेट। तो देख लो अगर आपको कंजुगेट बेस पूछ देता, CB कंजुगेट बेस, तो CO3 में -2 चार्ज होता, लेकिन हम लोग को एसिड पूछा था, इसलिए H प्लस जोड़ के बताएंगे, H2CO3 आंसर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बार बार परीक्षा में हर एक साल कंजुगेट एसिड और बेस का एक वो पूछ लिया जाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अपने खोपड़ी में सेट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इन Fe2O3, इसमें पूछ दिया है। आप लोग सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सिखाए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोल दिया है उसको थोड़ा एक्स मान लेना है। देखो यहाँ आयरन का निकालने के लिए बोल रहा है, तो आयरन लिखेंगे लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन बराबर एक्स, तो एक्स मान लिए। तो देखो यहाँ टोटल 2 गो आयरन है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस, एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? -2, 3 गो है तो 3 लगेगा इक्वल टू 0। हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x - 6 इक्वल टू 0। अगर इसको हल करेंगे तो बन जाएगा 2x, और ये देखो -6 है, इस साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा +6। उसके बाद अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा भैया +6/2, और हल करेंगे तो आपका आंसर फाइनली निकलेगा +3। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल गया? +3। आंसर देख लो कहाँ है भैया +3, +3 ए में तो 2 है, देखो बी में +3। तो एक क्वेश्चन जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आता है, तो इस तरह से आपको निकालना है, जिसका भी निकालना है उसके बदले में आपको x मान लेना है, इसी तरह से हल करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है which of the following is the functional group aldehyde, aldehyde कौन फंक्शनल ग्रुप है? aldehyde का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आप लोग को aldehyde का होता है CHO, क्या होता है? CHO। आप लोग को बोले थे कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का होता है भैया OH, याद रखना, जैसे बार बार पूछ लेता है परीक्षा में। अल्डिहाइड क्या होता है? अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड का होता है CHO, रट लेना है सबको। उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है भैया COOH, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखना है कीटोन, क्या याद रखना है? कीटोन, कीटोन का क्या होता है? CO कीटोन। उसके बाद एक एमीन, एमीन AMIN, एमीन, एमीन का होता है NH2, क्या होता है? NH2, ठीक है। और एक वो आपका पूछ लिया जाता है बार बार हेलोजन का, हेलोजन का HALOGN, हेलोजन, हेलोजन का होता है X, क्या होता है? X, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि X बराबर होता है, X बराबर फिर कल बाहर आई, यानी कि
हेलोजन, एक्स से हेलोजन, तो एफ से फ्लोरीन, सी से क्लोरीन, बी से ब्रोमीन और आई से आयोडीन। तो ये सब जो है फंक्शनल ग्रुप आपको हमेशा याद रखना है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को तहस नहस करना है। 11 देख लेते बाबू। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग सो रिजोनेंस इफेक्ट, कौन इसमें रिजोनेंस इफेक्ट को दर्शाएगा। चलो ए में आपको दे दिया है, ध्यान देना, ये में आपको दे दिया बेंजीन, क्या दे दिया है, बेंजीन, बेंजीन, ये में दे दिया बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। बी नंबर में आपको दे दिया इथेन, इथेन का मतलब CH3 और CH3, ठीक है। और आपको सी नंबर में दे दिया इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब CH3 CH2OH, ठीक है। उसके बाद आपको डी नंबर में दे दिया मीथेन, यानी कि CH4। भैया देखो रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस क्या होता है आप लोग को पढ़ाए थे, RESONANC, रिजोनेंस, या फिर जहां पढ़ते होंगे वहां बताया होगा। रिजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना, डीलोकलाइज होना। तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, बेंजीन में, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका बेंजीन, क्या होगा, बेंजीन। तो आंसर ये होगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड देखो इधर कहीं नहीं है, तो इस सब में तो रिजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रिजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी सबके पास डबल बॉन्ड है ये नहीं है, पाई बॉन्ड है ये नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पूछ दिया है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन, इथिन। देखो भैया इथिन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, इथ का मतलब होता है दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन। और ENE आप लोग को सिखाए थे कि अगर ENE लिखल है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड लगा देना, अगर ANE लिखल है लास्ट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखना, अगर YNE लिखल है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना। ये बात आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं। आप देखो यहाँ लिखल है ENE, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, ओके। आप देखो दो बॉन्ड बनाया है, हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ देखो एक बात और बताए थे कि जब तक केमिस्ट्री जिंदा है कार्बन पर हाइड्रोजन फिदा है, जब तक अगर कार्बन बॉन्ड किसी से नहीं बनाया तो इसके बदले में हाइड्रोजन डालना है। तो देखो इस कार्बन दो बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब यहाँ इसके पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो बॉन्ड बनाया तो इसके पास भी दो हाइड्रोजन है। आप लोग को सिखा कहा है कि अगर सिंगल बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या, अगर सिग्मा बॉन्ड आपका दो गो है तो इसको हम लोग sp हाइब्रिडेशन बोलते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपका 3 गो है तो इसको हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 गो आपका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 4 गो, हम लोग sp3 बोलते हैं। तो आप लोग को ये भी सिखाए थे कि जब डबल बॉन्ड रहता है ना तो एक गो रहता है सिग्मा बॉन्ड और एक रहता है पाई बॉन्ड, अकेले रहता है तो एक रहता है सिग्मा, अगर 3 गो है तो एक रहता है सिग्मा बॉन्ड और बाकी बात दो रहता है आपका पाई बॉन्ड। ये बात बहुत बार आप लोग को हम सिखा चुके हैं, तो बाबू ये बात सिखाए हैं। अब देखो कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक गो, दो गो और एक यहाँ देखो 3 गो, दो में एक सिग्मा एक पाई रहता है, तो टोटल सिग्मा कितना हुआ 3 गो, और 3 गो सिग्मा रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा sp2, sp2 कहाँ है भैया, बी नंबर में, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है कि मीथेन का हाइब्रिडेशन कमेंट में बताना है, CH4 परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग को मीथेन का हाइब्रिडेशन कार्बन कमेंट में बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पूछा व्हाट इज आयुपेक नेम, आयुपेक नेम दे दिया, इसका आयुपेक नेम पूछा है। बाबू आयुपेक नेम अभी सिखाए थे शुरू में, तो देखो सबसे पहले कार्बन कार्बन को दूर कर लेना, जब भी आयुपेक नेम पूछ दिया कार्बन कार्बन को दूर करना, तो यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ बन जाएगा CH2 और यहाँ बन जाएगा CHO, ठीक है। आप लोग को बोले थे हैं कि सबसे पहले इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, समझो, इसका नाम लिखने के लिए कार्बन चेन चुनना है, क्या चुनना है, कार्बन चेन। तो कार्बन चेन हम लोग कैसे चुनते हैं, कार्बन चेन चुनते हैं बाबू कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो देखो टोटल कार्बन कितना है, यहाँ देखो, यहाँ है, यहाँ है, तो इसको कार्बन चेन चुन लिए हम लोग, कार्बन चेन चुन लिए। अब दूसरा काम बताए थे नंबरिंग करने के लिए, कहाँ से, जहां फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, देखो राइट साइड से नजदीक है तो इसको मानेंगे 1, इसको 2 और इसको मान लेंगे 3। उसके बाद तीसरा काम क्या बोले थे कि PWS लगा देना। देखो मेन चेन चुने, इसके अलावा साइड चेन नहीं है तो भैया P तो नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा आपका W, W मैंने वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या टोटल 3 गो है, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, परॉप, तो आपका हो जाएगा परॉप। उसके बाद सबसे सिंगल बॉन्ड है लगेगा ANE, ठीक है। और उसके बाद आपका देखो अल्डिहाइड क्या नंबर में है, 1 नंबर में, और अल्डिहाइड के बदले में हम लोग लिखते हैं AL, अल। उसके बाद देखो बाबू आप लोग को बोले थे कि दो को भावेल पास पास में नहीं देगा, तो ई यहाँ से उड़ जाएगा, ये भी यहाँ से उड़ जाएगा, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, PROPANEL, प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो कहाँ है देख लो, फाइनली जो आपका आंसर होगा प्रोपेनल आ गया, कहाँ पर है, देखो 1 नंबर में। तो इस तरह से आपको डील करना है।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द रिएक्शन ऑफ इथिन इथिन विथ हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल इज कॉल्ड। बोल रहा है कि समझो, सबसे पहले इथिन दे दिया। इथिन का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इथिन है। बोल रहा है कि इसका रिएक्शन जो है हम लोग H2 से करवा रहे हैं, हाइड्रोजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। तो ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। तो आप लोग को बोले थे कि जब भी डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड रहेगा, तो देखो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन दो गो है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बोले थे कि यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ देना, और एगो हाइड्रोजन इसमें और एगो हाइड्रोजन इसमें जोड़ देना, और फाइनली बन जाएगा CH3 और CH3। ये रिएक्शन बताए थे। और भैया इस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है उस रिएक्शन का नाम होता है क्या, हाइड्रोजनेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ऑफलाइन में सबको बताए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला कौन होगा। तो देखो भैया सैचुरेटेड का मतलब हाइड्रोकार्बन बताए थे कि भैया हाइड्रोकार्बन HYDRO, हाइड्रोकार्बन आप लोग को सिखाए थे कि हाइड्रोकार्बन आपका दो गो होता है, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड, एगो क्या होता है सैचुरेटेड, SATURATED, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड SATURATED, अनसैचुरेटेड। इसमें बोले थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका आता है अल्केन, क्या आता है अल्केन, यानी कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में बोले थे कि आपको एक आपका आएगा भैया अल्कीन, क्या आएगा अल्कीन, ALKENE, या फिर आपका आएगा अल्काइन, क्या आएगा बेटा अल्काइन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसको अल्कीन बोलते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको हम लोग अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछा है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाला, सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला। तो देखो हम लोग आप सबका फार्मूला एक करके लिख लेते हैं। जैसे भैया शुरू में दिया इथाइन, तो इथ का मतलब होता है, इथ का मतलब दो कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ओके। देखो बी नंबर में दे दिया आपको इथिन, इथ का मतलब दो कार्बन और ENE का मतलब डबल बॉन्ड। उसके बाद देखो अगला में दे दिया सी में मीथेन, क्या दे दिया मीथेन, मीथेन का मतलब होता है CH4। उसके बाद डी में दे दिया बेंजीन, तो बेंजीन में क्या होता है, ये बक्सा पेक रहता है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो देखो भैया हम लोग को क्या पूछा है सैचुरेटेड माने सिंगल बॉन्ड, तो देखो सिंगल बॉन्ड किसमें है, सिंगल बॉन्ड किसमें है मीथेन में। तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेन, सी नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पूछा है विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन नोबल गैस, नोबल गैस हीलियम, नियोन और आर्गन। देखो भैया आप लोग को हम बोले थे कि ग्रुप नंबर 18 जो है ना पूरा ओट पर रखना, पूरा लिपस्टिक जैसा। एक अब कहानी याद आ गया, जिस टाइम हम पढ़ते थे 12 क्लास में, तो हम फिजिक्स क्लास पढ़ने जाते थे, वहां लड़की आती थी हजारीबाग में। अब वो क्या करती थी कि बैगवा जो टांग के रखती, जानते हैं इसकी लड़की ने एक बैग रखती छोटे छोटे जो किताबा डाल के, वो बैगम जो है इतनी बुचूर ऐना रखती थी, ऐना इतनी बुचूर। उसके बाद कोचिंगवा से निकली, ठीक है, पढ़ के, उसके बाद टणिया देने जाती थी, एगो इतनी बुचूर ऐना निकाले, लिपस्टिक पूरा घस ली एकदम सनसना के, और फिर कोचिंग पढ़े चल दी। फिर अगला ट्यूशन में गई, वहां पे गई, खत्म पोछा गया या तो चटा गया, तो फिर इसको घासी फिर चल दी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बोले थे कि ग्रुप नंबर जो 18 है भैया लिपस्टिक तरी ओट पर रखना। और इसमें बोले थे कि ग्रुप नंबर 18 को हम लोग नोबल गैस फैमिली भी बोलते हैं, परीक्षा में कभी कभी नाम पूछ लेता है, नोबल गैस फैमिली, या फिर इसका नाम है इनर्ट गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली, या फिर इसका नाम है जीरो ग्रुप, क्या नाम है जीरो ग्रुप। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ग्रुप नंबर 18 को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको बोले थे कि बाबू इसको याद रखना, ग्रुप नंबर 18 के लिए ट्रिक दिए थे कि नानी हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। और बोले थे कि जो आपका हीलियम है, आपका जो हीलियम होता है ये आपका भैया फर्स्ट पीरियड में आता है, जो नियोन है ये आपका सेकेंड पीरियड में आता है, और जो आपको आर्गन है ये आपका थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है। तो यही हम लोग को पूछा है कि हीलियम कौन पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड का, नियोन सेकेंड पीरियड का, आर्गन थर्ड पीरियड का, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि कौन पीरियड में सब तीनों आता है, तो तीनों पीरियड में तीनों एलिमेंट आता है, तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्या होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो बाबू, यहाँ पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। ये चीज हम आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाए थे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप जहां भी पढ़ते होंगे वहां पढ़ाया होगा कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का, यानी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भैया बॉन्ड क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, टू एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है।
अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमको बॉन्ड ऑर्डर 1 बोलते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन दिया है, पहला में हाइड्रोजन, तो H2 को हम लोग H और H लिखते हैं, तो इसमें देखो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 निकल जाएगा। सिंगल बॉन्ड बन रहा है इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 निकलेगा। अब देखो Cl2 वाला देखो भैया, Cl2 देखो, Cl2 अगर आप लोग Cl2 को देखोगे, Cl2 को हम लोग लिख सकते हैं Cl बॉन्ड, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसका भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 निकलेगा। लेकिन O2 को देखोगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलेगा। और यहाँ देखो नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड का मतलब हुआ बॉन्ड ऑर्डर 2, और देखो इसका ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हुआ बॉन्ड ऑर्डर 3। तो अभी बताए थे, अभी बताएं, देखो ऊपर में लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? नाइट्रोजन का। तो आपका आंसर निकलेगा नाइट्रोजन। कहां पर है भैया? डी नंबर। तो N2 आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 देखो यहाँ पूछ दिया था शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल। XeF4 मॉलिक्यूल का शेप बताना है। तो देखो भैया आप लोग को हम सिखाए थे कि जब भी शेप निकालना है तो क्या करना, जो कम रहता है एलिमेंटवा उसको बीच में रखना सेंट्रल में, और टोटल 4 गो फ्लोरीन है, चारों फ्लोरीनवा चारों कोनों में सजा देना। ये बोले थे, चारों फ्लोरीनवा चारों कोनों में सजा देना। और जेनॉन के पास होता है 2 गो लोन पेयर। जेनॉन के पास क्या होता है? 2 गो लोन पेयर। ये बात सबको ऑफलाइन में बताए थे। और बताए थे कि बाबू जब भी आपको शेप निकालना रहेगा, शेप निकालना रहेगा, शेप निकालना रहेगा तो तुम क्या करना है, बताए थे कि शेप निकालना रहेगा तो आपको लोन पेयर को भुला जाना है। लोन पेयर को यहाँ से गायब कर देना है, लोन पेयर को भुला जाना है। जब लोन पेयर को भुला जाओगे तो देखो क्या हुआ, ये आपको एक स्क्वायर के जैसा दिखने लगा। देखो यहाँ इसको जोड़ दो, देखो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मैथ में पढ़ा होगा, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम है? स्क्वायर प्लेनर, PLENER। ठीक है, जैसे देखो नीचे हम लिख के दिखा दिए, नीचे छाप दिए कि जेनोन है, चारों फ्लोरीन 4 कोनों में लगा देना, 2 गो लोन पेयर रहता है इसके पास, एक ऊपर एक नीचे लगता है। और देखो ये वाला देखो, लोन पेयर को हम लोग शेप में लोन पेयर को गिनते नहीं है, तो देखो इस तरह से बन गया, तो इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। तो आंसर होगा स्क्वायर प्लेनर। कहां पर है? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अगर अगला क्वेश्चन देखो जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। देखो कभी कभी पूछ देता है कि वाटर का शेप बताओ, किसका पूछ देता है? वाटर का। तो वाटर का देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सीख लो। वाटर का शेप पूछ देगा आपको, वाटर का। तो वाटर का हम लोग जानते हैं कि सर वाटर का होता है ऑक्सीजन बीच में रहता है और इसके पास 2 गो बॉन्ड बनल रहता है। क्या बनल रहता है? 2 गो बॉन्ड। और ऑक्सीजन के पास 2 गो लोन पेयर रहता है। कितना लोन पेयर? 2। अब जब भी हम लोग निकालते हैं भैया, जब भी हम लोग निकालते हैं शेप, तो आपको बताए थे कि जब भी आपको शेप निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा? शेप। तो लोन पेयर को भुला जाना, तो लोन पेयर को यहाँ से गायब कर दो, लोन पेयर को गायब कर दो वाटर से। अभी देखने में कैसा लग रहा है बताओ? जब इसको आप देखोगे तो देखो कैसा दिखा रहा है, देखो इस तरह से कौन बन गया, इस तरह से, इस तरह से। और देखो इस तरह से जब कौन बन गया तो इसको हम लोग भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भी शेप। क्या बोलते हैं? भी शेप। अगर वाटर का पूछ दिया तो याद रखना भी शेप। और इसी का नाम है बैंड शेप। अगर भी शेप नहीं रहेगा ऑप्शन में तो लिखल रहेगा बैंड शेप, या फिर इसी का नाम है एंगुलर शेप, ANGULAR, एंगुलर शेप। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर में बॉन्ड पेयर की संख्या बताओ, वाटर में लोन पेयर की संख्या बताओ, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और पूछ देता है कि वाटर का शेप बताओ। तो ये सब अभी बता दिए, ये चारों चीज आपको कमेंट में लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। इसमें कौन एक मॉलिक्यूल है जो पोलर है, जो पोल जनरेट करता है। तो देखो भैया पोल जनरेट जब करता है ना, तो ये देखो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ देखो CO जो है, CO इसमें डायपोल मोमेंट जो होता है दोनों तरफ से कैंसल हो जाता है। CO में जो है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो होता है कैंसल हो जाता है दोनों साइडों में। मीथेन में भी आपका कैंसल हो जाता है, ठीक है। BF3 में भी कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये जो आपका अमोनिया है, अमोनिया के पास देखो लोन पेयर होता है। अभी सिखाए थे कि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, नीचे 3 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल नहीं होता है। लोन पेयर जो ऊपर खींचता है ये नीचे खींचता है, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होता है, तो इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। देखो नीचे लिख दिए रीजन। NH3 जो होता है इसका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है और इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ जो होता है डायपोल कैंसिल नहीं होता है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो अब पोलर मॉलिक्यूल कौन हो जाएगा आपका? NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पूछ दिया व्हाट इज द मोलरिटी, देखो फिर पूछ दिया व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भैया हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब तो सबसे पहले ऊपर में मोल्स रखना है और नीचे वॉल्यूम रखना है सॉल्यूशन में। तो देखो हम लोग को क्या दे दिया 5 ग्राम, क्या दे दिया 5 ग्राम, तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। और हम लोग मोल निकालने के लिए जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग मोल निकाल लिए, गिवन मास और मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना है, NaOH दिया है, तो NaOH का जब आप मोलर मास निकालोगे तो 23 प्लस 16 प्लस 1 40 निकलेगा। तो 5/40 कर दिए, तो यहाँ आ गया 0.125, भागा दे के देख लेना। और सेकंड स्टेप में क्या था कि वॉल्यूम, हम लोग को वॉल्यूम मोलरिटी पूछना पुट करना रहता है। तो वॉल्यूम जो दिया था, ये दिया था 250 ml, कितना दिया था 250 ml, लेकिन हम लोग को क्या रखना है लीटर में। तो जब लीटर में बदलोगे तो ये आ जाएगा 0.25 लीटर, ठीक ना। तो देखो आप फार्मूला में पुट कर दे रहे हैं, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, इसको एंड से डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तब मोल देखो निकाल लिए हैं 0.125, और देखो वॉल्यूम भी है मेरे पास 0.25। जब इसको हल करोगे तो 0.5 m आंसर आ जाएगा। तो आंसर कहाँ है 0.5 m, तो सी नंबर, तो आपका आंसर निकलेगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास परसेंटेज। यहाँ पूछ रहा है कि किसके पास मास परसेंटेज हाईएस्ट होगा कार्बन का। तो देखो भैया आप लोग को सिखाए थे कि जब भी आपको परसेंटेज किसी का भी निकालना हो, आप लोग को ये बात सिखाए थे, मेरा ऑफलाइन का जो बच्चा है वो जानता है, ये सिखाए थे जब हम मोल कंसेप्ट आपको पढ़ाए थे। बोले थे कि भैया जब भी आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, तो जो एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर में रखना और टोटल मोलर मास से आपको डिवाइड कर देना, मोलर मास, और इसको 100 से गुना कर देना, 100 से गुना कर देना, आपका निकल जाएगा भैया परसेंटेज। ठीक है, ये आप लोग को सिखाए थे फार्मूला, ये परसेंटेज का फार्मूला निकालने दिए थे कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका मास ऊपर में रखना, मोलर मास नीचे रखना, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, मास परसेंटेज निकल जाएगा। तो हम लोग को कार्बन का पूछ ले है, तो देखो एक पहला क्वेश्चन में दिया मीथेन, तो मीथेन का निकाल लेते हैं। मीथेन में एक कार्बन है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लें। एक कार्बन का मास कितना होता है 12, और इसका मोलर मास निकालोगे तो 12 और 4 को हाइड्रोजन 4 16, तो 12/16 करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75% आपका निकलेगा। थर्ड 2 नंबर में दिया इथेन, ठीक इसी तरह से इथेन का निकालोगे, तो 2 गो कार्बन है, तो 2 कार्बन का कितना होगा 12 दूनी 24, और मोलिकुलर मास निकालोगे तो आएगा 30, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे 80% निकलेगा। उसी तरह से थर्ड ऑप्शन में दिया प्रोपेन, अगर प्रोपेन का परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन टोटल कितना कार्बन है 3 गो, एक कार्बन का 12, 3 का हो जाएगा 12 3 36, तो ऊपर में रख दिए 36, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा आपका 44, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 81.8% निकलेगा। और इसी तरह से चौथा में आपको दिया है C4H10, अगर इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो आपको क्या करना है कि देखो 4 कार्बन है, 12 चौक 48, 4 48 ऊपर में रखें, एक का होता है 12, एक कार्बन का 12, तो 4 का कितना होगा 12 चौक 48, और 58 नीचे रख दिए, 100 से मल्टीप्लाई किए, आपका 82.75 निकला। तो बताओ कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ निकला, सबसे ज्यादा परसेंटेज आपका ब्यूटेन में निकला, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, और एटम को मोलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स या तो मोलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। आप लोग को हम सिखाए थे मोलारिटी, मोलालिटी जब सिखा रहे थे तो उस टाइम सिखाए थे कि एट STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि STP पर किसी भी गैस का 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है 11.2, तो 11.2 का मतलब क्या हुआ, 11.2 का मतलब हुआ हाफ मोल, 0.5 मोल हुआ, क्योंकि 22.4 का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, तो 11.2 का मतलब क्या हुआ हाफ मोल। अब हम लोग को जब भी मोलिक्यूल्स निकालना है या तो एटम्स निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका मोल्स दिया हुआ है उसमें एवोगाड्रो नंबर से आपको गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो गुना करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3.1.23। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, बी नंबर में। तो इस तरह से आपको एटम्स निकालना है, जब भी एटम्स और मॉलिक्यूल आपको निकालने के लिए दे दिया
तो जितना मोल में पूछा है, ठीक है, सबसे पहले मोल निकाल लो, सबसे पहले क्या करो, मोल निकाल लो, और जितना मोल सबसे पहले जो लीटर में दिया है तो मोल देख लो कि कितना होगा, ठीक है, तो मोल निकाल लो और जो मोल में मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पूछा व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ, देखो ये क्वेश्चन अभी हम लोग हल किए, वो टेबल हुआ बना के एम्पिरिकल, वह क्वेश्चन में फिर दे दिया आपको, 40% कार्बन, 60% हाइड्रोजन, 53, ये देखो ये हल करके आए हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पूछा है विच क्वांटम नंबर, पूछ रहा है कि कौन क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, बोल रहा है कौन सा जो है शेप बताता है, कौन सा जो है शेप बताता है। तो आप लोग को बताए थे कि क्वांटम नंबर 4 गो होता है बाबू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो बोले थे कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, एजुमेथल क्वांटम नंबर को l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को s से। और बोले थे कि एजुमेथल क्वांटम नंबर जो है साइज बताता है, जो आपका देखो, जो आपका जो एजुमेथल क्वांटम नंबर जो उस शेप के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, शेप के बारे में। और जो आपका m है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपका ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, ये स्पिन के बारे में बताता है, ठीक है, तो शेप के बारे में बताता है। तो भैया हम लोग को यही तो पूछा है कि विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन शेप, तो शेप के बताता है, एल, एल, एल का मतलब क्या हुआ, एजुमेथल क्वांटम नंबर, तो आंसर हो जाएगा बी, एजुमेथल क्वांटम नंबर। यही हम लोग को पूछता कि भैया साइज कौन बताता है, तो आंसर हो जाता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही हम लोग को पूछता कि स्पिन कौन बताता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यहाँ पूछा बाबू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन या सेल डिटरमाइन बाय, किसमें डिटरमाइन किया जाता है। तो आप लोग को हम ये फॉर्मूला दिए थे 2n², अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में निकालना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, तो 2n² फॉर्मूला लगा देना। जैसे समझो आप लोग को बोले थे कि बीच में न्यूक्लियस रहता है, ये सब सेल है, ये सब क्या है, सेल है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, इसको सेकंड सेल, के सेल, इसको एल सेल, इसको एम सेल, इसको एन सेल। इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल को हम लोग बोलते हैं n बराबर 1, इसको सेकंड सेल को n बराबर 2, थर्ड सेल को n बराबर 3, और फोर्थ सेल को n बराबर 4 बोलते हैं। ये बात सभी लोग जानते हो। अगर आपको पूछ दिया कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आपको क्या करना है, n बराबर 1 पुट कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि फर्स्ट सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन रहता है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पूछ दिया कि सेकंड सेल में कितना रहता है, 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब सेकंड सेल पूछा तो n की जगह हम 2 पुट कर देना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8, यानी कि थर्ड सेल में आपका जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके बाद अगर पूछ दिया कि भैया आपका थर्ड सेल में क्या, सेकंड सेल में 8, ठीक है, थर्ड सेल में पूछ दिया तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो इसमें 18 निकलेगा, यानी कि थर्ड सेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन निकलता है, 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो भैया आपको बताना है कि फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी बात हम लोग को पूछा था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया जाता है, 2n² फार्मूला के द्वारा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि क्वेश्चन अगर परीक्षा में घुमा के भी पूछ दे तो आपको धजिया उड़ा देना है बस। आपको देखो व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछ लिया है जिसका मास दे दिया 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg, और इसको मूविंग विद वेलोसिटी दे दिया कि ये जो है 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का भी यहाँ वैल्यू दे दिया है 6.63 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो देखो हम लोग जानते हैं कि भैया जब भी हम लोग को वेवलेंथ निकालने के लिए फार्मूला बताए थे, H बराबर mv, H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखो सबका वैल्यू तो दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 6.63 10 के पावर 34, ठीक है। और m का वैल्यू, m का मतलब देखो दिया हुआ है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मास दिया हुआ है 9.1, सबको रख दिए अपना अपना जगह में रख दिए। अब जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 7.28 10 के पावर 10, ठीक है। और इसको और हल करोगे तो भैया आपका 7.3 10 के पावर ये निकल जाएगा 7.3, कहाँ पर आंसर है 7.3, देख लो ये नंबर में, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन 27 नंबर पूछा, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34, पूछ रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 34 है। पूछ रहा है कि विच ब्लॉक पीरियोडिक टेबल, ये कौन सा ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के किस सब ब्लॉक में मिलेगा। आप लोग को बताए थे कि जब भी आपको ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने के लिए दे दिया तो सबसे पहले बाबू आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने के लिए सिखाए थे, ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने के लिए।
और बोले थे कि जब भी आपको ब्लॉक पूछ दे, अगर ब्लॉक आपको पूछ दिया क्वेश्चन में, तो देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल सब सेल में जा रहा है, वही उसका ब्लॉक होगा। आप लोग को बताएं कि पीरियोडिक टेबल में 4 गो ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में घुसा तो बोल देना कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर किया तो बोल देना पी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी में इंटर किया डी ब्लॉक का, और एफ का में इंटर किया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एफ ब्लॉक का। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को 34 का पूछ दिया है, तो 34 किसका होता है? 34 होता है सेलेनियम का, ठीक है, सेलेनियम का। तो इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सब इलेक्ट्रॉन को भरोगे, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है। ध्यान से देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? पी में। यहाँ देखो पी में, इसीलिए बोल देंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है भैया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी सब सेल में गया, इसलिए इसको बोल देंगे पी ब्लॉक से आया है, ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कहाँ लिखा है पी ब्लॉक? देखो बी नंबर में, तो हो जाएगा आंसर पी ब्लॉक। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 28 में पूछ दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? मतलब एफिनिटी का मतलब तो लव, प्यार, फोर्स, अट्रैक्शन, चाहत, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? फ्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास। देखो भैया, जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग का कम हो जाता है बाबू, तो फ्लोरीन, तो इसमें देखो सबसे पहले देखो, यहाँ देखो हम लोग को आंसर में दे दिया है फ्लोरीन दिया है और क्लोरीन दिया है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन दिया और सल्फर दिया। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो देखो फ्लोरीन जो है कि कहाँ है? फ्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और क्लोरीन जो है आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। भैया देखो, आप शादी कर लिया, आपका घर रहेगा तब ना दुल्हन को घर में लाएगा जी। अगर आप शादी कर लोगे तो आपका घर में है, तब ना अपना घर में दुल्हन को ले जाके घुसाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो क्लोरीन के पास 3 गो कमरा है, तो क्लोरीन एक में अगर मम्मी पापा रहेगा, एक में खाना वाना बनाएगा, और एक में सब दुइयो बिया करके आया, सब दुइयो रहेगा मुनवा मुनिया, ठीक है। तो यहाँ देखो फ्लोरीन, क्लोरीन के पास 3 कमरा है, फ्लोरीन के पास, सॉरी क्लोरीन के पास 3 कमरा है, फ्लोरीन के पास 2 कमरा है, तो ठीक है। तो 2 कमरा में एक में मम्मी पापा रहेगा, एक में खाना बनाएगा, तो फिर ये सब रहेगा कहाँ? शादी करके आएगा तो। तो ये एफिनिटी का मतलब होता है प्यार। तो देखो फ्लोरीन और क्लोरीन का मतलब, क्लोरीन के पास एफिनिटी ज्यादा है, आंसर आपका होगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन। आप लोग को और बताएं भी थे कि भैया थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड। ये बात आप लोग को हम जब ऑफलाइन में पढ़ाए थे तो बताए भी थे। चलो अगला क्वेश्चन बाबू, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पूछ दिया है द आयनोजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज, क्यों? देखो आयनोजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ये हम पढ़ाए थे कि भैया किसी भी एलिमेंट के ये बाहरी सेल में, देखो एटम है और इसमें बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी डालना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनोजेशन एनर्जी या फिर आयनोजेशन इंथैल्पी। आप पूछ रहा है कि नाइट्रोजन, आपको क्वेश्चन में दे दिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? तो देखो भैया आप लोग को सिखाए थे एक चीज, और आप लोग को सिखाए थे हम कि फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। बोले थे कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड, ये बात बताए थे। तो हम लोग देखो दुइयों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जैसे हम लोग को एक नाइट्रोजन पूछा है और एगो ऑक्सीजन पूछा है, तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p3 आएगा। देखो p में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, सब ऑर्बिट में ओको इलेक्ट्रॉन गया, देखो ये हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 लास्ट में 2p4 आएगा। अब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो देखो ये पार्शियल फील्ड है। तो अभी बताए थे कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड से, तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड क्या है? ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो इसीलिए द आयनोजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर। तो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है ना, हाफ फील्ड जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। इसके कारण आयनोजेशन एंथैल्पी ज्यादा है नाइट्रोजन के पास। क्वेश्चन नंबर 30 देखो अब।
विच विच ऑफ द फ्लोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, आप लोग को पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि बाबू ग्रुप नंबर 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2 का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप नंबर ऑन को बताए थे कि ग्रुप नंबर ऑन का नाम है अल्कली मेटल। क्या नाम है? अल्कली मेटल। ये आपको बता के आए हैं। तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन एलिमेंट है? कौन कौन है बेटा? और यार ये क्या आ गया जी, चांद से। ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन एलिमेंट है? इसमें था बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, रोए। एक लड़का था तोरे जैसन थेथर मुथर। ये लड़का गया पढ़ने के लिए हजारीबाग से रांची। अब जा रहा था 11-12 का ट्यूशन पढ़ने के लिए। एगो लड़की आ गया पसंद। अब पापा टीन फोन किया, बोला पापा हम पढ़े लिखल हमरा हो गलो, अब हमरा एक लड़की पसंद आ गलो, हमरा बियाह करा दे। अगर पापा जो है पूरा रोवे लगा। पापा के आंख में पूरा आंसू आ गया कि रे तोरा सरवा हम फाटल चिटल पिंद के कम खा के भैया तोरा हम पढ़े ले भेजे ताकि तो फ्यूचर बनेगा, तुम लड़की के चक्कर में फंस गया जी, लड़की में लोभा गया। अगर बाप रोए लगा। ठीक है, तो देखो हम लोग को पूछा है कि कौन है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ट्रिक दे दिए, इसमें चुन लो। देखो सोडियम जो है ग्रुप नंबर 1 का है, तो मैग्नीशियम आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2, सॉरी यहाँ 12 लिखा गया, यहाँ ग्रुप नंबर 2 लिख रहे थे, यहाँ 12 लिखा गया। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 में आपका आंसर क्या है? मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, देखो जो अल्युमिनियम है ये भैया देखो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का है। तो ग्रुप नंबर 2 को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 2 का कौन है? मैग्नीशियम। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं फटाफट। 31 नंबर, बहुत ज्यादा नहीं है, वीडियो को ध्यान तक बने रहो, कंसेप्ट को ध्यान से समझो, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो उसको तुम छोड़ो नहीं, पूरा धुआं धुआं कर दो। ठीक है, चलो अगला दे दिया है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज अक्रॉस पीरियड। बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग पीरियड में जाते हैं, आप लोग को देखो बहुत बचपन में भूल जाता है कि यार ग्रुप और पीरियड। आपको बोले थे कि बाबू ग्रुप और पीरियड जब निकालना है तो कुछ मत करना। देखो जी से होता है ग्रुप, जी से क्या होता है? ग्रुप, जी आर ओ यू पी, ग्रुप। और पी से होता है पीरियड, पी से क्या होता है? पीरियड। तो देखो भैया ग्रुप, जी से ग्रुप और जी से गड़ल, जी से ग्रुप और जी से गड़ल, मतलब जो गड़ल गड़ल तरी जो दिखाता है पीरियोडिक टेबल में, देखो इस तरह से गड़ल गड़ल दिखाता है, जो इस तरह से गड़ल गड़ल जो दिखाता है उसको ग्रुप कहते हैं। और जो पड़ल पड़ल दिखाता है, जो इस तरह से सूतल दिखाता है, इस तरह से सूतल, इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाबू लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, मतलब ये रंग जाते हैं लेफ्ट से राइट, इस तरह से जाते हैं, इस तरह से लेफ्ट से राइट, इस तरह से जाते हैं, तो साइजवा कम होता है। साइजवा क्या होता है? कम होता है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाता है, साइजवा कम हो जाता है, तो देखो साइजवा जब छोट हो गया तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पूरा पास पास में आ जाता है, तो दुइयों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दुइयों का क्या हो जाता है? अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो इसका रेडियस घट जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा है कि एटॉमिक रेडियस एलिमेंट घट जाता है, क्यों घट जाता है? तो घटने का मेन कारण है कि न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। तो कहाँ आंसर है? देख लो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, देखो ए नंबर में। तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है जिसकी वजह से रेडियस घट जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ पूछा है, इन या रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से है। 2Na, ठीक है, Na प्लस Cl2 मिलके 2NaCl बना दिया। Which substance is oxidized, पूछ रहा है कि कौन सबस्टांस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है बाबू, आपको बोले थे कि ऑयल, ऑयल और रिग का फॉर्मूला याद रखना। ऑयल का ओ से याद रखना ऑक्सीडेशन, आई से याद रखना इज, और एल का मतलब रखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वही ऑक्सीडाइज होता है, जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वही ऑक्सीडाइज। अब देखो जब तुम Na और Cl2 को मिलाया तो भैया क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया? NaCl। जब अकेला कोई एलिमेंट रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, इसका भी होता है 0। लेकिन जब राइट साइड में आओगे तो इसका होता है +1 और इसका होता है -1। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ सोडियम से जब सोडियम ऑन प्लस में गया तो यहाँ से आपका 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर सोडियम का आपका हो रहा है भैया ऑक्सीडेशन। ठीक है, सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। देखो सोडियम से सोडियम प्लस बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और यहाँ जो क्लोरीन था 1 इलेक्ट्रॉन लिया, जो सोडियम छोड़ा तो Cl- बन गया। तो देखो हम लोग जान गए हैं कि ऑयल के ट्रिकवा से कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस किसका हो रहा है? लॉस हो रहा है सोडियम का, इसलिए आंसर होगा आपका सोडियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पूछा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम पूछा है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है K2Cr2O7।
आप लोग को बोले थे कि जिसका निकालना x मान लेना, तो मानना लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इक्वल टू x। अब पोटेशियम का +1 होता है, +1 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 2 को क्रोमियम है 2x बन जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के होता है -2 और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से इक्वल टू 0। ये आएगा, हल करेंगे 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0। यहाँ से हल करेंगे निकलेगा 2x - 12 इक्वल टू 0। ये आएगा, और इसको देखो 12 उस साइड चल जाएगा तो हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 12। इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 12/2 और फाइनली निकलेगा 6। तो 6 कहाँ आंसर है देख लो, 6 निकला हम लोग का फाइनली, 12/2 का 6 कहाँ है भैया देख लो, बी नंबर। तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला दे दिया 34, द चेंज इन इंथैल्पी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पूछ रहा है कि चेंज इन इंथैल्पी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या होगा। तो देखो भैया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट का बाहर निकलना। जब रिएक्शन करवाया हीट बाहर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जब हीट बाहर निकलता है तो इंथैल्पी घट जाता है, इंथैल्पी क्या हो जाता है, घट जाता है, इसीलिए इंथैल्पी नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ आंसर आपका होगा नेगेटिव। तो चेंज इन इंथैल्पी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। यही यहाँ लिखा रहता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आंसर हो जाता है आपका पॉजिटिव। क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या करते हैं, हीट बाहर से देते हैं। तो बाहर से देते हैं इंथैल्पी बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर पूछा है कि विच लॉ, मतलब कौन सा लॉ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन एंट्रोपी, कौन सा लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी को डिफाइन करता है। आप लोगों को पढ़ाए थे कि एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है रैंडमनेस या तो डिसऑर्डर ऑफ या सिस्टम, किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस मतलब कितना ज्यादा वो आवारा हो गया, डिसऑर्डर हो गया। एक सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे यहाँ देखो, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा सटल रहता है, पास पास में रहता है, पूरा पास पास में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड, सॉलिड बोलते हैं। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हल्का हल्का दूर में चल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड। पढ़ के आया होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड। लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत बहुत दूर में चल गया, डिसऑर्डर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं, गैस। तो देखो इसमें क्या आप लोग को पढ़ाए थे कि जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि इंट्रोपी बढ़ता है, इंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस बढ़ गया, रैंडमनेस। देखो यहाँ पूरा चिपकल था, मतलब पूरा कंजस्टेड में था, लेकिन गैस में जब गया तो इसका आवारापंती बढ़ गया, मतलब पूरा दूर दूर चला गया, ठीक है, मतलब इंट्रोपी बढ़ गया। तो यही होता है इंट्रोपी, क्या होता है, रैंडमनेस, ठीक है। इंट्रोपी इज द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी दैट मेजर, इंट्रोपी मेजर करता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। तो ये कौन लॉ बोला था, सेकंड लॉ क्या बोला था, समझो कि एंट्रोपी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीजेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड लॉ बोला था कि जितना पृथ्वी पर यूनिवर्स में जितना सारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब अपने आप, जैसे बर्फ का पिघलना है कि नहीं, ये सब कचरा का सड़ना, ये सब जो है अपने आप होता है। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ते रहता है। तो ये कौन बोला था, ये बोला था आपका सेकंड लॉ। तो भैया आंसर होगा सेकंड लॉ। एंट्रोपी के बारे में कौन चर्चा किया था, सेकंड लॉ, ठीक है। तो सारा कंसेप्ट भी आपको दे के जाते हैं ताकि आप फंसो नहीं, पूरा पढ़ाने जैसा। देखो 36 में पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी पूछा है, ठीक है, ऑफ या रिएक्शन, इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ या रिएक्शन इज 10 है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस, अगर हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, समझो पहले समझो, मान लो कि आपके पास H2 प्लस N2 ये मिलके अमोनिया गैस बना ली 2 टाइम, N2 H2 N2 प्लस 2 टाइम H2, 2 टाइम 6 को हाइड्रोजन होगा 3 टाइम, N2 प्लस 3 टाइम H2 ये मिलके आपका अमोनिया गैस बनाता है, ठीक है। किताबा में इस तरह से लिखा रहता है N2 प्लस 3 टाइम H2 मिला के 2 टाइम अमोनिया बना लेता है, ठीक है, इस तरह से लिखा रहता है। अब इसमें क्या होता है बाबू समझो, इसमें क्या होता है, ऐसे ही मिटा देते, चलो मिटा देते। अब एक क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो ये अमोनिया गैस बनता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड। लेकिन जब क्या होता है कि भैया ये थोड़ी देर के बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अमोनिया से फिर से
एक समय के बाद ये फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटने लगता है। आपका बोल रहा है कि भैया अगर हम लोग प्रोडक्ट जो लेफ्ट साइड में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड वाला को बोलते हैं प्रोडक्ट। बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है बढ़ा दें, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट इस तरह से प्रोडक्ट बढ़ा दें तो क्या होगा? जब हम लोग प्रोडक्ट इस साइड में बढ़ा देंगे, जब राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा? ये रिएक्शन जो है लेफ्ट साइड भागने लगेगा, लेफ्ट साइड भागने लगेगा। मतलब क्या हुआ? रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगा। अगर प्रोडक्ट बढ़ा दिए तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका बैकवर्ड। तो कहाँ लिखा है बैकवर्ड? देखो ए में दिया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड तो नहीं होगा। अगर हम लोग रिएक्टेंट का मात्रा बढ़ा देते हैं तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता। ये आप लोग को हम लोग आपको जो है ली चैटरियल प्रिंसिपल में सिखाए थे, ली चैटरियल प्रिंसिपल में। तो देखो जब हम लोग प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, तो आंसर हो जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, यहाँ पूछा है द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? तो भैया आप लोग को सिखाए थे कि 25 डिग्री पर न्यूट्रल कब होता है? 7 में। जब पीएच का वैल्यू 7 रहे तो न्यूट्रल होता है। आप लोग को सिखा का कि अगर 7 पर जो है न्यूट्रल होता है, NUTRL। अगर 7 से अगर आपका कम है, 7 से लेस है, 7 से कम है, तो ये आपका एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। अगर 7 से ज्यादा है, मोर मोर है, 7 से ज्यादा है, तो इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को पढ़ाए थे। और ये भी एक फॉर्मूला दिए थे कि पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, परीक्षा में कभी कभी यह क्वेश्चन आ जाता है तो इस पर ध्यान देना। 25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन जो होता है 10 के पावर -7 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से पीएच का मान निकालेंगे, पीएच का, तो क्या हो जाएगा? माइनस लोग H प्लस कंसेंट्रेशन। अभी बताएं कि H प्लस कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन 25 डिग्री पर 10 के पावर -7 होता है। तो देखो यहाँ 10 के पावर -7 पुट कर दिए, हल करोगे आपका आंसर 7 निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लेविस बेस। लेविस बेस पूछ रहा है कि लेविस बेस कौन होगा? तो देखो बाबू आप लोग को हम लेविस एसिड और लेविस बेस पढ़ाए थे। बोले थे कि देखो लेविस एसिड और बेस समझना आसान है। तुम ऐसे समझो, तो घर में कोई लड़का की शादी हो गया, अभी शादी के लगन होता होगा, कोई ब्यूटीफुल लड़की से शादी हो गया, ब्यूटीफुल पूरा सुंदर है। अभी लड़का कोई लड़कियां जो है 1 महीना 2 महीना 6 महीना लगेगा यार ये तो आसमां की परी है यार, यही मेरा सब कुछ है। लेकिन 2-3 महीना जब बीत जाएगा और जब ये क्रीम पाउडर काजल उजल खूब मांगने लगेगी, बोलेगी लिपस्टिक ला दो, पाउडर ला दो, काजल ला दो, हमको घुमाने ले चलो, चाउमीन खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, तो ये लड़का पगला जाएगा। ये लड़का पास पैसा उसा झेर गया, अब इसको ये पसंद नहीं आएगा। अब क्या करेगा? ये सोचेगा दूसरा लड़की को फंसाते हैं। अब ये सोचेगा कि कोई गाँव ने एक सुंदर लड़की देख लिया चाहे कहीं रिलेशन में, तो उसी को लाइन मारने लगेगा, उसी को फंसाएगा। ठीक है, तो देखो ये लड़का का ऑलरेडी शादी हो चुका है, यानी कि इसका बॉन्ड बन गया, लेकिन इसका देखो दोसर तने मन भटक रहा है, दोसर तने मन भटक रहा है, उसी को बोलते हैं लेविस एसिड। मतलब केमिस्ट्री में अगर कोई एलिमेंट बॉन्ड बना लिया है, बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन वो लेता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको लेविस एसिड कहते हैं। ठीक है, तो लेविस एसिड में बताए थे कि लेविस एसिड को बताए थे AlCl3 होता है, उसके बाद BCl3 होता है। ठीक है, आपको बोले थे FeCl2 होता है, ठीक है, SnCl4 होता है, ये सब लेविस एसिड होता है। लेविस बेस किसको बोलते हैं? आपको लेविस बेस बताए थे कि बाबू अगर कोई एलिमेंट लोन पेयर खुशी खुशी से दे दे, लोन पेयर जैसे OH माइनस के पास दो लोन पेयर होता है, लोन पेयर खुशी खुशी दे देता है। जैसे अमोनिया के पास एगो लोन पेयर होता है, लोन पेयर खुशी खुशी दे देता है। ठीक है, तो बाबू आपको बोले थे कि लेविस एसिड किसको कहते हैं? लेविस एसिड उसको कहते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। और लेविस बेस किसको कहते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो देखो BF3 जो है ये भैया लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है लोन पेयर के लिए, लेकिन हम लोग को बेस पूछा है, तो बेस किसको बोलेंगे? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? अमोनिया के पास। तो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, कॉमन आयन इफेक्ट एसोसिएटेड विथ, ये बफर सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के साथ, सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम या फिर नन ऑफ दिस, ये होता है सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट डिसोसिएट जो होता है वो होता है सोलिबिलिटी इक्विलिब्रियम के साथ। देखो भैया कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है समझो, कॉमन आयन इफेक्ट देखो यहाँ समझा दिए लिख के, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनोजेशन कम हो जाती है,
जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनोजेशन कम हो जाती है, जब सेम नंबर वाला इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, जब सेम नंबर वाला OH को ऐड करते हैं, ठीक है। देखो अंग्रेजी में लिख दिए। सोलेबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या होता है? सोलेबिलिटी इक्विलिब्रियम इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बिटवीन एन अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड इट्स आयन। मतलब एक समय के बाद क्या होता है, एक समय के बाद जब आप सॉल्ट को घुलाते हो कहीं पर, तो सॉल्ट क्या होता है कि धीमे धीमे घुला, जैसे तो कोई सॉल्ट ले लिया, तो सॉल्ट को तुम ले लिया है, तो सॉल्ट धीमे धीमे क्या होगा, घुलेगा। अब घुलने के बाद एक समय ऐसा होगा कि घुलना बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा, तो इसको इक्विलिब्रियम आ गया, इसके बीच में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको मजा आया होगा। तो बाबू अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहते हो, ठीक है, कौन टॉपिक पर वीडियो बना दें, आपको जरूर बताना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। लास्ट में बाबू यही कहना चाहेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, और अगर सफलता चाहिए तो मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो। ठीक है, तो आप किस बोर्ड से हो कमेंट में जरूर बताना, जैक बोर्ड से हो या फिर किस बोर्ड से हो।